घरी कोणी नाही, मम्मी बाहेर गेलेली. सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, है ना। दो एसएचएम को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। सर माइक ऑन है किसी का? हाँ सर माइक ऑन है किसी का, सर म्यूट कर दीजिए। ओके ओके कर देते हैं यार, वो गलती से रह जाता है। चलो उसने खुद ही म्यूट कर दिया, ये आपका गया कई बार, ये आपका गया, है ना। तो सुपरपोजिशन ऑफ द एसएचएम की हम बात करते हैं। वैसे तो ये टॉपिक ऑप्शनल होता है ना, लेकिन मैंने देखा है एक आज ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके ऊपर, और इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सुपरपोजिशन ऑफ द एसएचएम का मतलब हो गया कि वी कंबाइन द टू टाइप ऑफ एसएचएम, कि दो काइंड ऑफ एसएचएम के हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो पहला हम जो इसका पार्ट लेते हैं, जब हम कंबाइन करेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम इन सेम डायरेक्शन, वी कैन टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम। बेटा माइक किसी का बार बार ऑन हो रहा है, ऑफ कर दो उसे। है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम, है ना, इन सेम डायरेक्शन, कि भाई दो एसएचएम को हम सेम डायरेक्शन में कंबाइन करते हैं, कि भाई दो एसएचएम अगर सेम डायरेक्शन के हैं तो इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली आपका कंबाइन करेंगे, है ना। तो इसका मतलब सिंपल सा हो जाएगा कि दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट हो रहे हैं, कि दो अलग अलग एसएचएम है और दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसका जो कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट मोशन होगा वो एसएचएम ही होगा, है ना, कि रिजल्टेंट मोशन विल बी एसएचएम, will be SHM, है ना, in same direction, in same direction। जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो SHM होगा और सेम डायरेक्शन में ही होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा थोड़ा सा मैथमेटिकली एनालाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला एक SHM जो है वो x1 की वैल्यू दी हुई है एम्पलीट्यूड a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा जो SHM है x2, इसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, ये आपका है साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो देखो दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही ऑसिलेट कर रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में है, तो इसको कंबाइन करेंगे तो एक अलग एसएचएम आ जाएगा, उसकी भी डायरेक्शन वही होगी। बस इन दोनों एसएचएम में डिफरेंस क्या है, दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, दोनों में फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 5। तो हम जानते हैं कि जब आप इसको कंबाइन करोगे तो जो रिजल्टेंट एसएचएम होगा वो सिंपल x1 प्लस x2 हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस आपका हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री से भी इसका रिजल्टेंट मोशन का एम्पलीट्यूड हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो मैंने नहीं बताया आपको कि आप ऐसा नहीं करोगे, बल्कि हम यहाँ वेक्टर फॉर्म यूज कर लेंगे कि अगर इन दोनों एसएचएम को मैं कंबाइन करूंगा तो रिजल्टेंट मोशन का एम्पलीट्यूड हम ऐसे निकाल लेंगे कि भाई एक का एम्पलीट्यूड सपोज a1 है ना, दूसरे का एम्पलीट्यूड क्या है, बेसिकली आपका a2 है, और इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है ना, वो सपोज आपका 5 है, ये तो आपको दिया हुआ है। तो रिजल्टेंट मोशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो यही तो होता है कि अगर एक का एम्पलीट्यूड आपका a1 है, दूसरे का a2 है, तो रिजल्टेंट मोशन का एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा, और ये हम निकाल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, कई सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम विल बी सिंपली इक्वल टू दिस, कि a की वैल्यू आपकी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 इंटू कॉस 5, ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा। और जो रिजल्टेंट एसएचएम होगा उसका फेज निकाल सकते हैं, फेज ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम, जो रिजल्टेंट एसएचएम होगा उसका हम फेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है कि दोनों में फेज डिफरेंस 5 है, ये जो फेज होगा ये रिजल्टेंट एसएचएम का फेज हो जाएगा ना अल्फा, तो वी कैन फाइंड आउट द tan अल्फा हियर। तो tan अल्फा की वैल्यू आपकी हो जाएगी a2 sin 5 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा a1 प्लस a2 cos 5, ये आपका आ गया। ये तरीका होता है कि अगर सेम डायरेक्शन के दोनों एसएचएम कंबाइन हो रहे हैं, तो ये पहले भी आप पढ़ चुके हो, तो एम्पलीट्यूड हम वेक्टर मेथड से ऐसे निकाल लेंगे, फेज उसका ऐसे निकाल लेंगे, मतलब जो इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट एसएचएम होगा, कि इसको कंबाइन करने के बाद जो इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम होगा, है ना, उसको हम सिंपल से ऐसा लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट एसएचएम का जो इक्वेशन होगा वी कैन राइट इट लाइक दिस ओनली, कि एक्स इक्वल टू हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा।
है ना। इसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो इसमें तो कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे थे और यही आपको जानना ही है ज़्यादातर। बाकी तो मैंने बोला इसके आगे जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो थोड़ी सी ऑप्शनल टाइप की। कई बार हो सकता है कि एक आधा ऑब्जेक्टिव इसके ऊपर आ जाए, लेकिन फिर भी जानना हो। लिख लो आप इसे। सर TWT में पूरा है ना सेक्शन? पूरा पूरा ऐसे है। हाफ काम तो मैं कोई करता ही नहीं, जब भी करो पूरा करो, है ना। कंप्लीशन इज मोर इम्पोर्टेंट। पूरा कंप्लीट एसएचएम। अगले 2 क्लास में एसएचएम कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना। नेक्स्ट 2 क्लासेस में एसएचएम विल बी कंप्लीटेड एंड यू हैव द इनफ टाइम टू सॉल्व द मॉड्यूल एंड क्लैरिफाई योर डाउट्स आल्सो, so there won't be any problem for this। तो ये आपका गया इस तरह से x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये आपने कर लिया। तो फर्स्ट आपका ये आ गया। सेकंड जो कॉम्बिनेशन हम करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये थोड़ा सा आपको अलग से जानना पड़ेगा कि व्हाट विल हैपन इफ यू कंबाइन द 2 SHM इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना। अभी मैं शो कर रहा हूँ। ये आपने slide। परपेंडिकुलर में तो cos 90 जीरो हो जाएगा ना? मैं बताता हूँ, वेट करो सर। मतलब अगर ये क्वेश्चन आ गया तो पहले हम लोग इसमें a ढूंढेंगे, फिर tan अल्फा ढूंढेंगे, फिर x ढूंढेंगे ऐसे। हाँ फिर x है, तो बिल्कुल अगर x पूछा हुआ है तो सर तो एग्जाम में इसको स्पीड अप कैसे करें, क्योंकि 3-3 नहीं, वो आ जाए, वो प्रैक्टिस से हो जाएंगे आपकी। आप मतलब भी पूरी चीज़ तो नहीं पूछी जाती है आपसे, सिंपल से यही पूछा जाता है, एम्पलीट्यूड ही। जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, उसमें एम्पलीट्यूड ही पूछा जाता है। हाँ, वो बाकी प्रैक्टिस से ये भी आ जाएगा आपको। नॉर्मली एम्पलीट्यूड तो एकदम आसान होता है, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, है ना, कि बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। बेटा देखो A1 A2 का फेज डिफरेंस 5 है, तो आपने यहाँ पे 5 ले लिया है। अगर A1 और A का फेज डिफरेंस अल्फा है ना, तो जब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो अल्फा लिख लेंगे ना, तो इसलिए 5 को हम अल्फा से रिप्लेस कर देंगे। वो तो नॉर्मली स्टैंडर्ड इक्वेशन में ही पुट कर दिया हमने, स्टैंडर्ड इक्वेशन में ही पुट कर दिया हमने इसे, है ना। ये आपका गया। चलो तो नेक्स्ट में हम आ जाते हैं। दैट इज द सेकंड में आ जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। We can talk about the combination of 2 SHM in perpendicular direction. परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो 2 SHM होते हैं तो उसको हम कंबाइन कैसे करेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि अगर एक SHM x एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है और दूसरा y एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया। मतलब एक की इक्वेशन होगी, वी कैन राइट इट लाइक दिस, है ना, कि एक की इक्वेशन हम लिख सकते हैं x इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी की इक्वेशन हम लिख देंगे y इक्वल टू A2 में भी फेज डिफरेंस भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो गया साइन ओमेगा टी प्लस। तो इन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग कर रहा है, दूसरा पार्टिकल वाई एक्सिस के लॉन्ग कर रहा है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब कंबाइंड होंगे तो ये जो मोशन होगा, कॉम्बिनेशन, वो कैसा होगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट कीजिए। वो सारा कुछ डिपेंड करता है किस तरह का मोशन होगा, कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, है ना। कि उस केस में अगर सेम डायरेक्शन में एसएचएम है तब तो कोई भी फेज डिफरेंस हो, रिजल्टेंट मोशन एसएचएम ही होगा। तो इसमें रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा वो डिपेंड करता है फेज कितना है। तो नॉर्मली हम 3 केसेस इसमें लेते हैं, कि पहला हम केस लेते हैं इफ फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 0, कि फाई की वैल्यू आप 0 ले लो और थोड़ा सा मैथमेटिकली एनालाइज कर लो कि फाई की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूंगा तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो आपकी हो जाएगी A1 साइन ओमेगा टी, है ना। और यहाँ पे फेज डिफरेंस अगर मैं 0 ले लूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी A2, ये भी साइन ओमेगा टी आ गया, है ना। अब इसमें x और y में आप रिलेशन निकाल लो कि दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ से y बाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी A2 बाई A1। तो y की जो वैल्यू होगी
वो a2/a1 इंटू आपका x आ जाएगा, ये आपका आ गया। तो y और x में ये रिलेशन आ गया ना। तो आप देखो ये जो मोशन होगा, ये जो पाथ फॉलो करेगा पार्टिकल, ये कौन सा पाथ है आपका? ये किस चीज का इक्वेशन आ गया? लीनियर। हाँ, लीनियर स्ट्रेट लाइन है ना। कि ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c में c 0 है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ का इक्वेशन आ गया। तो हम बोलेंगे कि अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं और अगर हम उसको कंबाइन कर दें तो जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगा और एसएचएम फॉर्म करेगा। तो सिंपल सा हम बोलेंगे रिजल्टेंट विल बी मोशन विद एसएचएम, रिजल्टेंट मोशन विल बी एसएचएम, SHM along an inclined line, on inclined straight line, straight line है ना। ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर दोनों परपेंडिकुलर हो और फेज डिफरेंस 0 हो तो ये रिजल्टेंट मोशन का इक्वेशन आ जाएगा। तो रिजल्टेंट मोशन SHM ही होगा, तो वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होगा, क्योंकि इसका जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो इस तरह से पाथ आ जाएगा इसका, कि ऐसे ही ऑसिलेट करेंगे कि अगर ये इसकी मीन पोजीशन है तो इसके अलॉन्ग इस तरह से ऑसिलेट करेंगे, है ना। और इस लाइन का स्लोप आपको पता है कि स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? a2/a1 हो जाएगी, है ना। तो अगर मैंने इसको ऑरिजिन ले लिया यहाँ से, इसके अबाउट ही ऑसिलेट कर रहे हैं ये, तो किसी स्टैंड में अगर ये किसी r पोजीशन पे है तो मैं इसका पोजीशन निकाल सकता हूँ ना, कि जैसे x एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा था तो आप x ले रहे थे, y एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा था तो y ले रहे थे। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कोई r लेना पड़ेगा ना आपको, कि भाई किसी टाइम पे अगर इसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से आ रहा है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं x एंड y ले लूँ तो r की वैल्यू जस्ट ये तो हो जाएगी, r इक्वल टू आपका हो जाएगा √(x² + y², है ना। कि ऑरिजिन से इसकी जो पोजीशन होगी या डिस्प्लेसमेंट होगा वो √(x² + y² हो जाएगा, और यहाँ से हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा a1² + a2² का √ इनटू यहाँ पे sin ωt आ जाएगा। वही तो मैंने बोला है कि रिजल्टेंट मोशन जो होगा वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होगा, और उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी, उस सिस्टम का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कि √(a1² + a2² हो जाएगा, और बाकी sin ωt तो है ही, है ना। तो ध्यान रखना कि इसमें भी SHM होगा, वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगा और इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हो जाएगा। तो ये तब होगा जब इनिशियल फेज की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। सेम आ जाएगा अगर इनिशियल फेज पाई है, इसमें क्या डिफरेंस है? इनिशियल फेज अगर मैं पाई ले लूँ तो पहली इक्वेशन तो मैं ऐसे लिख दूंगा a1 sin ωt, सेकेंड इक्वेशन जो हम y की लिखेंगे हम लिख देंगे y2 = sin पाई प्लस ωt, और sin 180 + थीटा माइनस sin थीटा होता है ना, तो y = आपका हो जाएगा -a2 sin ωt, और इन दोनों इक्वेशन को हम फिर से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे y/x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी -a2/a1 आ जाएगी। तो अगेन स्ट्रेट लाइन ही आ गया कि -a2/a1 इंटू आपका x हो जाएगा, लेकिन अब स्ट्रेट लाइन आ गया विथ नेगेटिव स्लोप, तो अब जो SHM होगा वो इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होगा, ऐसे आपको है ना। कि ऑरिजिन अगर ये है तो इस लाइन के अलॉन्ग पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा? SHM अकॉर्डिंग टू द सेम इक्वेशन, क्योंकि जब हम स्क्वायर करके करेंगे तब तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसी पाथ को फॉलो करता हुआ इसके अलॉन्ग SHM ये परफॉर्म करेगा। तो सिंपल सा, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं और फेज डिफरेंस 0 है या फेज डिफरेंस पाई है तो वो इंक्लाइन लाइन के अलॉन्ग क्या करेंगे? SHM परफॉर्म करेंगे, राइट। ये आपने थोड़ा सा ये थोड़ा सा आपको जानना होता है सुपरपोजिशन ऑफ द 2 SHM, जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो वो y को नेगेटिव क्यों लिया आपने? y को नेगेटिव इसलिए ले लिया क्योंकि जो यहाँ पे आप लोग है ना ωt + पाई लेना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि आप फाई की वैल्यू पाई है इस इक्वेशन में, और sin 180 + थीटा जो होता है ये -sin थीटा होता है। तो यहाँ पे 180 + थीटा हो गया ना, तो -sin बाहर आ गया आपका, ट्रिक यूज कर लिया थोड़ी सी मैंने, तो वो नेगेटिव आ जाएगा। तो अब स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज हो गया, कि पहले पॉजिटिव स्लोप था, अब स्लोप कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया।
तो इसके अकॉर्डिंग इसके लॉन्ग ये क्या करेगा, बेसिकली आपका ऑसिलेट करेगा, है ना। तो ये सेकंड केस आ गया। ठीक है, तो ये लिख लो इसमें, तो 5 0 5 पाई, है ना। एक और केस है बस। ठीक है, ये आपने कर लिया। इसके बाद हम आते हैं कि एक केस में थर्ड जो सेकंड इसका जो थर्ड पार्ट होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन का ही, इसमें फेज डिफरेंस हम पाई बाई 2 ले लेते हैं कि अब जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस कितना है, बेसिकली आपका पाई बाई 2। तो इसके थर्ड केस में आपका ये आ जाएगा। बस यही आपको जानना है, बाकी तो फिर थोड़ी टिपिकल चीज हो जाएगी। तो थर्ड में आपका आ जाएगा कि फेज डिफरेंस दोनों के बीच में जो है वो 90 डिग्री है। मतलब एक इक्वेशन अगर आप ऐसा लिख रहे हो, है ना, कि एक इक्वेशन जो है जल्दी देख लो बेटा, ठीक है, ये आपका आ गया कि x इक्वल टू, अगर एक इक्वेशन है आपका x इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, तो जो y एक्सिस वाला SHM होगा वो आपका हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि अब आपने फेज डिफरेंस कितना ले लिया, पाई बाई 2 ले लिया। कि पहले केस में फेज डिफरेंस आपका पाई था या 0 था, अब पाई बाई 2 हो गया, तो आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। जो सेकंड इक्वेशन होगी वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी, a2 कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा ये आपको प्रेडिक्ट करना है। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो उसका रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा ये आपको प्रेडिक्ट करना है। तो रिजल्टेंट मोशन प्रेडिक्ट करने का मतलब हो जाएगा कि आपको एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, मतलब टाइम वाले फंक्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आपको पता है एक में साइन है दूसरे में कॉस है, तो ये स्क्वायरिंग एंड एडिंग से एलिमिनेट हो सकते हैं ना, कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग से टाइम वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट कर दो। तो जैसे मैं यहाँ पे साइन ओमेगा टी की वैल्यू लिख सकता हूँ x बाई a1, और यहाँ पे cos ओमेगा टी की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ y बाई a2, है ना। इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो। तो जैसे मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूंगा यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर, और RHS साइड पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट पाथ का इक्वेशन हो गया। तो आप देखो रिजल्टेंट पाथ क्या चीज होगा, आप जानते हो इस कर्व को, ये कर्व किस चीज का होता है, एलिप्स, पाथ किस चीज का होता है आपको, एलिप्स। हाँ एलिप्स होगा। तो रिजल्टेंट पाथ विल बी द एलिप्स हो जाएगा। कि जब ये इस तरह से कंबाइन होंगे तो रिजल्टेंट पाथ जो होगा वो आपका एलिप्स हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों को कंबाइन करके एलिप्स पाथ भी फॉलो कर सकता है ना। तो जो पाथ होगा, पाथ विल बी एलिप्स, विल बी एलिप्स, है ना, कि एलिप्स पाथ ये फॉलो करेगा। एलिप्स पाथ का मतलब ये है कि इस तरह से आप बना लोगे ऐसे, ये ऐसा, ये इलेप्टिकल पाथ क्या करेगा, बेसिकली आपका फॉलो करेगा ऐसे, है ना। इट विल फॉलो द इलेप्टिकल पाथ, कि इसके अलोंग इस तरह से मूव करेगा लाइक दैट, है ना। कि दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो रिजल्टेंट पार्टिकल का जो पाथ होगा वो इलिप्स के अलोंग मूव करेगा, है ना। वो आपका आ गया मैथमेटिकली, है ना। फिजिकली विजुलाइज करना तो मुश्किल है कि भाई एक्स और वाई को कंबाइन करेंगे तो कैसा होगा, जो कि एक्सपेरिमेंटली और इस तरह से आ सकता है ना। एक्सपेरिमेंटली और इस तरह से पास कैसा हो जाएगा, एलिप्स हो जाएगा। नहीं, ये SHM नहीं होगा, इट विल नॉट बी SHM। कि एक्स एंड वाई के अलोंग अगर हम कंबाइन करेंगे
तो रिजल्टेंट पाथ जो होगा वो इलिप्स फॉलो करेगा, है ना। और इस इलिप्स की इक्वेशन ये हो जाएगी, है ना। तो ये आपका हो गया फाई इक्वल टू पाई बाय 2, है ना। तो इस तरह से बात होगा। इसी केस में इफ a1 इज इक्वल टू a2, कि अगर दोनों एसएचएम के एम्पलीट्यूड सेम है, तो हम ये इक्वेशन जो लिख सकते हैं आपका ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। मीन्स ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो ये जो पाथ होगा वो सर्कुलर हो जाएगा, पाथ विल बी सर्कुलर। कि जो इसका पाथ होगा वो कैसा हो जाएगा, इसलिए आपका सर्कुलर हो जाएगा पार्टिकल का, कि पार्टिकल का जो पाथ होगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका सर्कुलर हो जाएगा आपका। हाँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसको जब आप ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दिया आपने इन दोनों को, है ना। तो इस केस में अगर हम ले लेंगे तो a1 इक्वल टू a2 हो जाएगा, तो नीचे खाली a आ गया, तो ये आ गया। और ये हम जानते हैं ये सर्कल का इक्वेशन होता है ना। तो अगर ऐसा हो जाए तो जो पार्टिकल पाथ फॉलो करेगा वो सर्कुलर हो जाएगा आपका, कि सर्कल के अराउंड मूव करेगा। ऐसा पार्टिकल जो पाथ फॉलो करेगा वो कैसा करेगा, सर्कुलर। तो जब दो एसएचएम को हम कंबाइन करते हैं तो हम मोशन को एज सच कोई जनरलाइज नहीं कर सकते कि कैसा होगा। सारा कुछ डिपेंड करेगा ये फेज डिफरेंस कितना है फाई के ऊपर, है ना। एक तो सेम डायरेक्शन की मैंने बात की है कि भाई सेम डायरेक्शन में तो हमेशा एसएचएम ही होगा। अगर सेम डायरेक्शन में कंबाइन हो रहे हैं तो रिजल्टेंट पाथ हमेशा एसएचएम हो जाएगा, है ना। कि रिजल्टेंट पाथ जो वो होगा वो एसएचएम ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे तो फाई 0 होगा तो एक इंक्लाइन लाइन के लॉन्ग एसएचएम करेगा, फाई पाई होगा तो नेगेटिव स्लोप वाले लाइन के लॉन्ग एसएचएम परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर फाई की वैल्यू में यहाँ पे पाई बाय 2 ले लूँ तो फिर ये इलिप्टिकल पाथ में फॉलो करेगा। इस तरह से इलिप्टिकल पाथ में क्या करेगा, फॉलो करेगा। अगर इसी केस में एम्पलीट्यूड भी दोनों का सेम है तो पाथ सर्कुलर हो जाएगा, और सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी वो एक इक्वल हो जाएगी। आपको पता ही है कि पार्टिकल की जो रेडियस होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, एक इक्वल हो जाएगी। तो एक छोटा सा टॉपिक है, हो सकता है कि इसके ऊपर कभी कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, जस्ट पाथ प्रेडिक्ट करने को बोले कि इसका पाथ कैसा होगा। और आए हुए भी हैं, प्रीवियस ईयर्स मैंने देखा है 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हैं, तो ये थोड़ा जान लेना सही रहेगा। तो यहाँ कर सकते हैं ऐसे। तो दिस इज नोन एज ए सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। तो ये elliptical paths and circular paths के SHM रहेंगे? नहीं, एसएचएम नहीं रहेंगे बेटा, ये पाथ अलग हो गया। फिर ये एसएचएम SHM नहीं रहेगा ना? ना एसएचएम नहीं रहेगा, इट वोंट बी एसएचएम। Even in the circular one it will not be तो SHM, उसमें right? भी एसएचएम नहीं होगा। Okay. तो क्या होता है, हम वो जो हम बोलते हैं ना प्रोजेक्शन एसएचएम होगा, वो तो प्रोजेक्शन एसएचएम परफॉर्म करता है। पार्टिकल तो जो है वो तो सर्कुलर मोशन ही करता है ना, वो तो समझने के लिए हम करते हैं सर। यहाँ पे तो Yes. सर्कुलर पाथ में हो जाएगा, इट विल नॉट बी एसएचएम, है ना। एसएचएम से इसका आपका कोई रिलेशन नहीं है इसमें, है ना। ये जो मोशन होगा वो आपका इलेक्ट्रिकल या सर्कुलर हो जाएगा आपका पाथ, है ना। ये आपका इस तरह से लिख लो पहला पैसे। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि जानना चाहिए था, ये आपके मॉड्यूल में नहीं है, एससी वर्मा में दिया हुआ है। एससी वर्मा में इसकी थ्योरी अच्छी दी हुई है। नहीं, दोनों में नहीं होगा, दोनों में नहीं होगा, चाहे सर्कुलर है चाहे इलिप्टिकल है ना, दोनों में एसएचएम नहीं होगा। अभी मैं शो करता हूँ, वेट करो, अभी मैं शो करता हूँ, पहले इसको लिख लें सब लोग, देन आई शो द प्रीवियस स्लाइड्स। है ना, ये आपका एसएचएम इन सेम डायरेक्शन। बेटा ये क्या होता है ना, जब इसको हम कंबाइन करेंगे ना तो रिजल्टेंट कोई भी एसएचएम की जनरल इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। जैसे इसका फेज 0 है, इसका फेज फाई है, तो जो रिजल्टेंट होगा उसका फेज कुछ अल्फा होगा ना,
तो इस फॉर्म में लिखेंगे और वो ए और अल्फा हमने निकाल लिया, है ना। ये तो एसएचएम में हमेशा होता ही है। और ये अल्फा जो होता है या फाई होता है, हॉरिजॉन्टल से एंगल ही तो है, तो A2 का एंगल फाई है तो आपने फाई लिख दिया, तो जो रिजल्टेंट ए है उसका एंगल अल्फा है तो अल्फा लिख दिया आपने, है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं इसको। हाँ, कंपेयर ही किया है मैंने, मेन इक्वेशन से मैंने क्या किया है, कंपेयर ही किया है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट स्लाइड, दिस इज योर सेकंड, है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अल्फा फाई का इक्विवेलेंट ही है। ये आपका ये थर्ड स्लाइड हो गया, है ना, ये राइट। तो ये थोड़ा सा हमने ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को कर लिया। तो अब हम आ जाते हैं जो मेन आज आपका टॉपिक था, ये तो मुझे अचानक से याद आया ना, तो मैंने बता दिया आपको। मेन जो टॉपिक था कि हर चैप्टर में ना एसएचएम लगा होता है, चाहे वो चैप्टर फ्लूइड हो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो, इलास्टिसिटी हो, है ना, रोटेशन में भी काफ़ी हद तक, इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में, इवन ऑप्टिक्स में भी आ जाएगा, है ना। मतलब क्वेश्चन जो होते हैं एसएचएम के हर चैप्टर में कुछ ना कुछ पूछे जाएंगे। तो उसका प्रोसीजर एक ही है ना, बहुत कुछ आपको नहीं सोचना है कि भाई जो भी आ जाए आपको टाइम पीरियड तो निकालना आएगा कि भाई कोई भी एसएचएम हो रहा है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से हो रहा है, चाहे मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है ना, उसमें आपको टाइम पीरियड ही निकालना पड़ेगा। तो हम टाइम पीरियड का फोर्स मेथड यूज कर लेंगे, है ना, जो मैंने पहले ही बताया, एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे यूज कर लेंगे फोर्स मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। उसके मेथड का पहला पॉइंट यही होता था कि सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि फाइंड आउट रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, एट अ डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम मीन पोजिशन, कि भाई किसी मीन पोजिशन से डिस्प्लेसमेंट x पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, ये तो स्टेप था। तो रिस्टोरिंग फोर्स का नेचर चेंज हो सकता है डिफरेंट केसेस में, मे बी प्रेशर की वजह से हो सकता है ना। हाँ, ये पहले भी लिखा हुआ है हमने। हाँ, सुपर पोजिशन में इतना ही जानना है आपको, सुपर पोजिशन वाला कंप्लीट हो गया। अब तो हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड का जो जनरल मेथड है, एक्स फ्रॉम द मीन पोजिशन। सेकंड में आपका आ जाएगा देन कैलकुलेट एक्सेलरेशन, एक बार रिस्टोरिंग फोर्स ले लिया तो हम क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स बाय मास। और थर्ड में हो जाएगा कंपेयर, कंपेयर विथ, है ना, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इससे ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आपका बाई ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा बाई 2 पाई, है ना। और इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बोला था कि कोई भी फोर्स जो कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर रहा है वो रिस्टोरिंग नहीं हो सकता है ना, कि कोई भी फोर्स जो कि, हाँ, जो लास्ट लेक्चर में किया था वही चीज़ है आपकी, नहीं जरूरत नहीं लिखने की, जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि भाई आज जो लेक्चर बेस्ड होगा, फर्दर जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फोर्सेस विच establish equilibrium, which establish equilibrium, equilibrium, है ना, can never be restoring, can never be restoring, उसका तो काम खत्म हो गया कि जो इक्विलिब्रियम में यूज हो गया तो बैलेंस हो गया। उसके अलावा एडिशनल फोर्स चाहिए होते हैं अनबैलेंस्ड जो कि रिस्टोरिंग होते हैं। हाँ, तो आपको ये सोचना है कि कौन सा फोर्स रिस्टोरिंग है, सारे क्वेश्चंस में जो भी अभी हम शेयर करेंगे, है ना, वो भी थ्योरी के ही पार्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन आते जाएंगे और उसमें हम ये स्टेप यूज करके वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, है ना। ये तो एक एक करके मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करते जाऊंगा आपसे। हम तो यहाँ पर, ठीक है, चलो, तो आई विल शेयर फ्यू क्वेश्चंस।
अब उसके थ्रू थ्योरी पढ़ने की हम कोशिश करते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा कुछ ये क्वेश्चन आपको सॉल्व ही करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब चीज़ों को, है ना। ये जो बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बस इसको आप एक बार पढ़ लो, डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट इट, है ना। ये एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चंस हैं एंड इट हैज़ बीन गिवन इन द एनसीईआरटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों, है ना। तो डोंट अटेम्प्ट इट, है ना। मैं इसको बताऊंगा आपको, मैं, है ना, इसको बताऊंगा मैं आपको। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, डोंट सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, थ्योरी का पार्ट ही है कि कैसे हम इसको करेंगे। बेटे जल्दी से पहले का देख लो, नहीं तो बैक्स में जाना बड़ा मुश्किल होता है। आइए मैं बाद में शो कर दूंगा उसे, ये सब चीजें इसमें रिपीट होंगी, तो नो नीड टू राइट द 4th स्लाइड, 4th स्लाइड को लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपका गैस है। जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें क्या दिया हुआ है कि वन एंड ऑफ ए यू ट्यूब, है ना, containing mercury is connected to a suction pump and other end is to the atmosphere. सही बात है। Small pressure difference is maintained between the two columns so that when suction pump is removed, column of mercury will execute the simple harmonic motion, है ना। और कि जो कॉलम होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ये आपको शो करना है। और वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा उसका आपको बताना टाइम पीरियड कितना होगा, है ना। तो मैं जस्ट इस कंसेप्ट को डिस्कस करता हूँ कि इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली। तो इसमें ये बोल रहा है ये कि अगर ये आपका कोई यू शेप की ट्यूब है ना, कि देयर इज ए यू शेप ट्यूब, ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं कि देयर इज ए यू शेप की कोई ट्यूब है ना। अब इसमें हम मरकरी फिल कर देते हैं, है ना। तो जब मरकरी वैसे फिल करेंगे तो दोनों एंड में लेवल सेम होगा ना। अब हम यहाँ पे एक सक्शन पंप लगा देते हैं, तो सक्शन पंप क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है यहाँ पे। तो जब यहाँ का प्रेशर कम होगा तो ये ऊपर चला जाएगा ना, और मरकरी का लेवल यहाँ पे राइज हो गया, इसका प्रीवियस लेवल ये था, और यहाँ से लेवल डाउन हो जाएगा और मरकरी का ये पोजीशन में आ जाएगा ये, जब हम यहाँ पे सक्शन पंप लगा देंगे, है ना। इज एडेड टू ए सक्शन पंप, इसने बोला हुआ। और ये आपको लेंथ दी हुई है कि जब आप टाइम पीरियड निकालोगे ना, तो ये जो मरकरी कॉलम है इसकी लेंथ आपको एल दी हुई है। जब जैसे आपने सक्शन पंप लगाया ऐसा हो गया, अब आपने सक्शन पंप हटा दिया, जैसे हम सक्शन पंप हटाएंगे फिर से वापस लिक्विड मीन पोजीशन पे आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से ऊपर जाएगा यहाँ पे और ये ऑसिलेट करेगा। तो इसी ऑसिलेशंस का आपको निकालना है टाइम पीरियड कितना होगा, है ना। कि इसी और डॉटेड लाइन इनिशियल लेवल था कि जब सक्शन पंप नहीं था तो जो मरकरी का लेवल था वो ये था, सक्शन की पंप की वजह से यहाँ से लेवल अप हो गया एक्स से, तो यहाँ पे एक्स से डाउन हो जाएगा, और जब हम इसको रिलीज करेंगे तो इट विल ऑसिलेट। अब वही प्रूफ करना है कि पहले तो ये प्रूफ करना है कि इसका यू ट्यूब में जो लिक्विड होगा इसका ऑसिलेशन जो होगा वो एसएचएम होगा, और एक बार प्रूफ करने के बाद फिर उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा ये आपको निकालना है ना। कि एक्स से अगर आपने ऊपर ले गया तो क्या टाइम पीरियड होगा। तो देखो इस तरह के सारे क्वेश्चंस में एक ही आपका क्वेश्चन होता है कि जब ये वापस जा रहा है अपनी मेन पोजीशन पे, जब वापस जा रहा है तो किस फोर्स की वजह से जा रहा है, व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स। तो आप क्या सोचते हो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होना चाहिए इसमें, व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स। भाई किस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जा रहा होगा ये। नहीं, सरफेस टेंशन तो बेटा जब तक गिवन नहीं है तब तक हम मान के चलते हैं सरफेस टेंशन को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। हाइट डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस। हाँ, हाइट डिफरेंस या प्रेशर डिफरेंस, कि भाई इसका हाइट ज्यादा है इसका हाइट कम है, तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, तो इसका आंसर आ गया ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा।
है ना, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी माइनस ऑफ डेल्टा पी, है ना, इनटू आपका एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स में प्रेशर डिफरेंस को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको पता है ये अगर एक्स हाइट है और यहाँ पे आपका हम ले लें, ये भी एक्स हो जाएगा ना, तो जो टोटल हाइट होगी वो 2x हो गई, उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो प्रेशर डिफरेंस हम जानते हैं रो जी एच होता है, ये आपका हो गया रो लिक्विड की डेंसिटी जी इंटू एच, एच की वैल्यू आपने 2x ले लिया, है ना, यही रिस्टोरिंग फोर्स होगा जिसकी वजह से वापस जाएगा। तो अपने आप ही क्वेश्चन करना होता है कि भाई जो भी सिचुएशन है उसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्या है। सर 2x क्यों होगा? 2x क्योंकि जब आप इसको x से ऊपर ले जाओगे तो यहाँ से x से नीचे भी तो जाएगा। तो अगर मैं इस लेवल और इस लेवल का डिफरेंस देखना चाहूँ कितना होगा, तो वो 2x की वजह से क्रिएट हो जाएगा ना। यस सर। तो कॉलम जो डिफरेंस है वो 2x ही आएगा ना, तो इसलिए 2x ले लिया मैंने, है ना, तो 2x आ गया, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। और यहीं से एसएचएम प्रूफ हो गया, है ना, एसएचएम तो यहीं पे प्रूफ हो गया क्योंकि बाकी टर्म तो कांस्टेंट है, 2 रो जी ए कांस्टेंट है, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस x, मींस दिस मोशन विल बी द एसएचएम, है ना। और अगर एक बार एसएचएम है तो टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स के बाद एक्सेलरेशन आप निकाल लो। रिस्टोरिंग फोर्स को हम किससे डिवाइड कर देंगे, मास से। तो यहाँ पे आपका आ गया -2 रो जी ए बाई एम इंटू एक्स। ये जो पूरी चीज होती है जब कंपेयर करेंगे तो यही चीज तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। तो ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा, तो इसके एसएचएम का टाइम पीरियड आपका ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई 2 रो जी ए आ गया। ए इज द एरिया ऑफ द ट्यूब, ए जो हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्यूब हो जाएगा। लेकिन इसमें एक्चुअली मास मरकरी का नहीं दिया हुआ ना कितना है, तो एल के टर्म्स में हम लिख सकते हैं कि मरकरी कॉलम की लेंथ दी हुई है, तो इस मास को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ऐसे। तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ का हो जाएगा, मास की वैल्यू जब आप लिखोगे तो आप डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम से, तो रो ए एल आ गया और यहाँ पे भी आपका ये आ गया 2 रो जी ए आ गया। हाँ, तो अल्टीमेटली बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो ए यहाँ से कैंसिल हो गया, रो भी कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली इसका आंसर आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ, है ना, आपका एल बाई 2g आ गया, ये आपका आंसर आ गया। हाँ, तो इतने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का हो जाएगा। तो आप स्टेप्स ध्यान रखना, मेन स्टेप्स ही बताना है आपको कि भाई एक बार आपको ये क्लिक कर गया कि क्या चीज़ रिस्टोरिंग फोर्स होगी, तो अपने आप सारी चीज़ें आती जाएंगी, उसके बाद के काम तो आसान होता है। तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में आपसे। कौन कर सकते हैं So L will be 2x ना? एल जो होगा, L 2x होगा ना? नहीं एल 2x क्यों होगा भाई, 2 एल तो पूरे कॉलम की लेंथ है कि भाई जब मरकरी इस तरह से था ऐसे, हाँ सर, ओके सही है सर। तो उसका 2x से कोई रिलेशन नहीं है। जब ये हमने सक्शन पंप नहीं लगाया था यहाँ पे, तो मरकरी किसी हाइट तक फिल्ड होगा, कोई मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है, ये पूरी लेंथ आपकी है, लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम, एक ट्यूब के अंदर मरकरी कॉलम की जो लेंथ है वो कितनी है, बेसिकली आपकी एल है। वो प्रूफ करना था बेटा कि भाई ये पॉइंट ये था कि इसी से तो प्रूफ हो गया कि एसएचएम होगा, अदरवाइज तो एसएचएम होता नहीं तो हम आगे जा ही नहीं सकते थे। तो मेन क्वेश्चन में एसएचएम प्रूफ भी करना होता है ना, क्या करेगा। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाइए ना। अभी दिखा पहले उसको लिख लो, देन आई विल शो द प्रीवियस स्लाइड। है ना, तो ये होता है इसमें, थोड़ा सा मैं अभी बता रहा हूँ लंबे प्रोसेस से, अदरवाइज तो फटाफट बच्चे कर लेते हैं, है ना, उनको इनका आंसर याद भी रहता है कि ये आंसर है इसका। इसमें के क्या है बेटा, के तो कुछ है ही नहीं, के तो मैंने कुछ नहीं लिया है ना, ये तो एक्स है बेटा, एक्स है, एक्स एक्स। अच्छा ये इसको के आप बोल रहे हो, ये चीज के हो गया, ये चीज आप के बोल रहे हो, ये वाला ये चीज, हाँ वो आपके प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला ले लिया ना, डेप्थ के साथ प्रेशर डिफरेंस रो जी एच ही तो होता है, लिक्विड का प्रेशर डिफरेंस रो जी एच होता है ना,
रो जी इंटू एच ले लिया मैंने इस तरह से, रो जी इंटू 2x आ गया, है ना, तो प्रेशर डिफरेंस ले लिया मैंने इसका, है ना, प्रेशर डिफरेंस मैंने ले लिया, है ना। ये आपका थोड़ा सा एक स्लाइड में शो कर देता हूँ, फिर इस पे हम आते हैं, है ना। ये आपका ये देख लो बेटा स्लाइड, जो इसका बेसिक प्रोसीजर है ना। यही प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं कि सबसे पहले रिस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं, फिर एक्सलेशन निकालते हैं, फिर कंपेयर कर लेते हैं, है ना, और कुछ नहीं इसमें, है ना। इसमें हम क्या कर लेते हैं बेसिकली आपका, हाँ टाइम पीरियड को एक्स से क्या मतलब होता है, टाइम पीरियड में तो एक्स का कोफिशिएंट यूज होता है, भाई टाइम पीरियड में ओमेगा यूज होता है ना, तो इस एक्स को तो जस्ट हम प्रूव करना होता है कि एक्स का डायरेक्टली क्वेश्चन होगा। So what is F is equal to W up? What is that below W? कहाँ पे लिखा है आपने? Fourth point से. फाइंड Fourth आउट द point. रिस्टोरिंग फोर्स एट Fourth point. फोर्थ, अच्छा 2 पाई बाई ओमेगा है, नहीं sir, F. एफ फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा बाई 2 पाई। भाई फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है ना, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, दिस विल बी द ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा Okay. ओमेगा ही है वो, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। इस फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है वो हर्ट्ज होती है, ये हम कर लेंगे ऐसे। The unit of frequency is हाँ ये फोर्थ स्लाइड है, दिस इज द फोर्थ स्लाइड, है ना। ये आपका गया। चलो अगला क्वेश्चन शेयर करते हैं। ओके ये आगे आ गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो पहले मैं करा देता हूँ। वो थ्योरेटिकली है, उसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, वो मुझे बताना है कि भाई किस तरह से हम प्रोसीजर यूज करेंगे। इसको भी आप एक बार पढ़ लो, है ना, ये भी एनसीईआरटी का ही है ना, क्योंकि इसके कंसेप्ट के ऊपर बार बार क्वेश्चन आते हैं। ओके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, कि मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है कितना होगा, है ना। तो मैं समझाऊंगा ये क्या क्वेश्चन है आपका, ये क्या क्वेश्चन है, आई विल एक्सप्लेन यू, है ना। हाँ लिख लो बेटा, ये सब लिख लो आप इसमें। देखो कोई एयर चैम्बर है, इस एयर चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो V है, हाँ, इसमें एक नेक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल है, और यहाँ पे कोई बॉल फंसी हुई है, और इसके अंदर गैस फील्ड है कोई भी, या एयर फील्ड है इसके अंदर, है ना। इसने बोला हुआ है कि जब इस बॉल जो होती है m मास की, अगर मैं इसको स्लाइटली डिप्रेस कर दूं तो ये ऑसिलेट करने लगती है, ये हल्का सा डिप्रेस करके छोड़ दूं तो ऑसिलेट करने लगती है इसके नेक में, कि नेक वाले एरिया में क्या करती है, ऑसिलेट करती है ना। तो इसने बोला है कि जब ऑसिलेट कर रही है तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। अभी भी ये अवॉइड कर रहा है एसटीएम लिखने से, ये बोल रहा है बॉल ऑसिलेट करेगी तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, इसका निकालना है मुझे। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा यही आ गया कि भाई इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आएगा। पहला स्टेप तो यही होता है कि भाई क्या चीज रिस्टोरिंग होगी, है ना, कि रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से अराइज होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स के लिए आप ये बोलोगे कि सपोज करो मैंने इसको एक्स से अंदर कंप्रेस कर दिया, कि भाई अभी इक्विलिब्रियम में था, इसको एक्स से मैंने नीचे स्लाइटली कंप्रेस कर दिया, है ना, कि प्रेस डाउन ए लिटिल, बहुत कम करते हैं, बहुत छोटा सा इसको एक्स से कंप्रेस कर दिया। तो जैसे मैं एक्स से कंप्रेस करूंगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा ना, भाई वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जो इंक्रीज इन प्रेशर होगा वही तो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा,
तो हम यहाँ पे पहला चीज ये लिख देंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर, प्रोवाइडेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। ये जो इंक्रीज इन प्रेशर होगा ये क्या प्रोवाइड करेगा, बेसिकली आपका रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा इंक्रीज इन प्रेशर प्रोवाइड करेगा। तो मतलब मैं रिस्टोरिंग फोर्स को अगेन ये लिख सकता हूँ कि रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ ए इंटू इंक्रीज इन प्रेशर, माइनस ऑफ ए इंटू इंक्रीज इन प्रेशर। अब ये इंक्रीज इन प्रेशर हम कैसे निकालें? तो वैसे तो सिंपल हम थर्मोडायनेमिक्स में निकाल सकते थे कि अगर पीवी कांस्टेंट है तो इंक्रीज इन प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंटली करता हूं। मैं यहाँ पे बल्क मॉडुलस लिख लेता हूँ, जानबूझ के मैं बल्क मॉडुलस को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इस एयर का बल्क मॉडुलस सपोज बीटा है, तो बल्क मॉडुलस आपने इलास्टिसिटी में पढ़ा ही था कि माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी होता है। तो यहाँ से जो इंक्रीज इन प्रेशर होगा ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ बल्क मॉडुलस इंटू डेल्टा वी बाई वी। तो जैसे मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो वॉल्यूम में डिक्रीज होगा तो प्रेशर में इंक्रीज हो जाएगा, तो वॉल्यूम में डिक्रीज और इंक्रीज इन प्रेशर का ये रिलेशन आ जाएगा। और ये जो इंक्रीज इन प्रेशर है इसको चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस बीटा। अब ये डेल्टा वी क्या होगा कि भाई जब इसको आप एक्स से कंप्रेस कर रहे हो तो इतना वॉल्यूम ही तो आपने कम किया, इतने पोर्शन का। तो जो डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा वो आपका हो जाएगा माइनस ए इंटू एक्स। एरिया ए था इसका और एक्स से आप नीचे ले गए, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, भाई एक्चुअल वॉल्यूम वी है और इतना कम हो रहा है कि टोटल वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए इसने बोला हुआ है ना कि प्रेस डाउन ए लिटिल, हाँ, कि भाई इससे वॉल्यूम में डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन इतना डिक्रीज नहीं हो रहा है कि टोटल वॉल्यूम को अफेक्ट कर पाए, तो उसको तो मैंने वही लिख दिया। यहाँ से इंक्रीज इन प्रेशर आ गया, तो इंक्रीज इन प्रेशर की वैल्यू आ गई बीटा ए बाई वी इंटू एक्स। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि भाई जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा डेल्टा वी से, प्रेशर में डेल्टा पी से इंक्रीज होगा और ये प्रेशर में इंक्रीज आ गया तो रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, है ना। इस डेल्टा पी को आप यहाँ पुट कर दो तो यहाँ से आपका आ गया माइनस बल्क मॉडुलस एरिया स्क्वायर बाई वी इंटू एक्स। तो आप देखो अब तक तो हम ऑसिलेशंस की बात कर रहे थे लेकिन यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया कि एसएचएम होगा, कि भाई ये मोशन एसएचएम होगा क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स एक्स का डायरेक्टली मोशन आ गया। इसके बाद का काम आसान है टाइम पीरियड निकालने का, है ना, कि एक्सलेशन हम कैलकुलेट कर लेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सलेशन, तो मास से डिवाइड कर देंगे, ये आपको हो जाएगा माइनस बीटा ए स्क्वायर बाई एम वी इंटू एक्स आ गया, है ना। और ये जो पूरी चीज होगी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया कि इसका जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास इंटू वॉल्यूम बाई बल्क मॉडुलस इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कि भाई बल्क मॉडुलस इंटू क्या हो जाएगा, इसलिए आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज रिस्टोरिंग फोर्स है। तो इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर कैसे आएगा, यहाँ से आ जाएगा, फिर तो काम आसानी होता है। तो आपका टाइम पीरियड आ गया। अब यहाँ पे एक चीज जानते हो वैसे तो आप, जो इलास्टिसिटी में आपने पढ़ा था कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, कि कोई अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो उस केस में बल्क मॉडुलस जो होता है वो प्रेशर के इक्वल होता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में सर एक पॉइंट, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो बल्क मॉडुलस होगा उसकी वैल्यू गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर होती है। तो बल्क मॉडुलस को कई बार अगर दिया होगा तो हम प्रेशर या गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज यही इसका आंसर है अभी फिलहाल। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो रीजन आप रिपीट कर सकते हो, हमने बल्क मॉड्यूलस इधर इंट्रोड्यूस क्यों किया? बल्क मॉडुलस का बल्क मॉड्यूलस का पॉइंट हमने यहाँ क्यों इंक्लूड किया? इसलिए इंक्रीज किया क्योंकि किसी भी चीज वॉल्यूम को जब हम डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर में जो इंक्रीज होता है उसका रिलेशन बल्क मॉडुलस से हम लिख सकते हैं। बल्क मॉडुलस यही तो होता है, यस सर। इस चारों तरफ से वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो किसी इंक्रीज इन प्रेशर की वजह से होगा। तो यहाँ भी तो वही चीज हो रहा है कि जब मैं कॉर्क को बॉल को नीचे ले जा रहा हूँ तो इस पूरे सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर में इंक्रीज होगा। तो प्रेशर में इंक्रीज एंड वॉल्यूम में डिक्रीज को बल्क मॉडुलस रिलेट करता है, इसलिए मैंने यूज कर लिया। बल्क मॉडुलस क्या करता है, रिलेट करता है, तो इसलिए मैंने बल्क मॉडुलस यहाँ पर यूज कर लिया, बातें की।
तो ये पर्पस था इसका, है ना। तो कई क्वेश्चन में ये जो आपने कंसेप्ट डेवलप किया है, कई न्यूमेरिकल्स में ये यूज होगा। और ये पॉइंट हम जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल होता है। ये मैंने इलास्टिसिटी में बताया था आपको। एंड एडियाबैटिक में बल्क मॉडुलस क्या होता है? गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर होता है। तो ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, ये जानना होता है आपको। तो फिर डेल्टा पी को बीटा इक्वेट किया तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन तो माइनस बीटा इंटू ए आएगा ना। हाँ, वो तो देखो रिस्टोरिंग फोर्स वाला माइनस तो यहाँ अलग आ गया, ये अलग है, लेकिन यहाँ पे बल्क मॉडुलस में तो एक नेगेटिव होता ही है। हाँ सर। प्लस में तो एक नेगेटिव होता ही है ना। बल्क मॉडुलस में एक नेगेटिव तो होता ही है, और डिक्रीज इन वॉल्यूम भी नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा। So like ये वाले इक्वेशन से हमने लाया कि डेल्टा पी इक्वल्स टू ए बीटा बाय वी इनटू एक्स। हाँ, डेल्टा पी की वैल्यू जो है बीटा वी बाई एक्स के इक्वल है, लेकिन जो डेल्टा पी की वजह से फोर्स लगेगा वो तो उल्टा लग जाएगा ना, कि जब आप इसको इस तरह से कंप्रेस करोगे, एक्स डाउनवर्ड होगा, तो प्रेशर में जो इंक्रीज होगा उसकी वजह से फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा ना। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो तो डेल्टा पी इंटू ए इसके ऊपर उल्टा लग जाएगा ना, इसे वो एक्स के अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया हमने कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा एक्स के अपोजिट होता है, तो उसके लिए एक नेगेटिव आ गया, है ना। यहाँ पे डेल्टा पी पॉजिटिव आने का मतलब है कि प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो फोर्स लगाएगा वो तो एक्स के अपोजिट लग जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव इंट्रोड्यूस करना है ना। नेगेटिव हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे, है ना। क्या इस तरह से आएगा? ए इंटू एक्स कैसे आया भाई? इस पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा बेटा? इसका एरिया ए है और ये एक्स है, तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो वॉल्यूम होता है। इस शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम ले लिया मैंने, है ना। इस शेडेड पोर्शन का हमने क्या ले लिया? वॉल्यूम। तो ये ध्यान रखना इसमें कि पहला क्वेश्चन अगर आपने ये क्लिक कर गया फिर तो सब चीजें अपने आप आती जाएंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि एग्जाम में कोई डायरेक्ट आएगा आपका, लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा, तो हम सीधे कर सकते हैं इसको सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसको एज ए फॉर्मूला ही ट्रीट कर लेंगे हम इसे, ये इतना होता है इस तरह से आ जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका, एक यूट्यूब आ गया, एक ये आ गया, एक और भी आता है। 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर हम अपने यूजुअल ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। सर आप बताओ। मैं पूछते पूछते डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से पूछूं? अरे वो आप फिर वीडियो में देख लेना है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आएगा दोबारा फिर से हो जाएगा रिपीट आपका। ऐसा पूरा क्वेश्चन नहीं, मैं कुछ पूछ रहा था बट डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी फिर से पूछूं क्या? आप पूछो, क्या पूछ रहे थे? तो हमने पहले वाले मेथड से डेल्टा पी की वैल्यू ए बीटा एक्स अपॉन वी लाया ना, हाँ ये लिखा है, ये वाला है। एंड अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बीटा इक्वल्स टू डेल्टा पी होता है। सो टेक्निकली नहीं, बीटा इक्वल टू पी होता है, वो प्रेशर होता है, चेंज इन नहीं होता है, वो चैम्बर का प्रेशर होता है, चेंज इन प्रेशर नहीं होता है। आप समझिए मेरी बात। हाँ सर, फिर उसको ये क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? जैसे अगर इसने आइसोथर्मल प्रोसेस बोला है तो ये जो बल्क मॉडुलस है इसको प्रेशर से रिप्लेस कर दो। ओके सर। और अगर एडियाबैटिक है तो बल्क मॉडुलस को गामा प्रेशर से रिप्लेस कर दो। मैंने जनरलाइज कर दिया है कि भाई एडियाबैटिक आइसोथर्मल अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं है, आप बल्क मॉडुलस के टर्म्स में आंसर ले आओ। अगर वो बोल रहा है कि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो बल्क मॉडुलस की जगह पे प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर इस चैम्बर के अंदर का। एडियाबैटिक है तो गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो एक जनरल फॉर्मूला आ गया बल्क मॉडुलस के टर्म्स में, है ना। तो हमने कर लिया इस तरह से, ये आपका गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये भी करेंगे, पहले थोड़ा सा और क्वेश्चंस कर लें हम। एनसीईआरटी, हाँ एक क्वेश्चन है सर, एक सुपरपोजिशन का क्वेश्चन करा सकते हो? करवाएंगे बेटा, करवाएंगे, वो आएगा सब कुछ क्वेश्चंस आएंगे सुपर पोजिशन के भी, है ना। सुपर पोजिशन के भी क्वेश्चंस आएंगे आपके। हाँ इसमें आप आइसोथर्मल वाला कंडीशन यूज कर सकते थे, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में आइसोथर्मल मेंशन था, तो जनरलाइज करके मैंने निकाल लिया। आप कंडीशन यूज करते रहो। इस क्वेश्चन को जरा से देखो,
ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के एसटीएम में पढ़ने होते हैं आपको। दिस इज आल्सो एनसीईआरटी क्वेश्चन। है ना, होप आप पढ़ चुके हो वैसे। इसमें तो प्रूफ करना है कि इसका टाइम पीरियड ये होगा, तो मैं प्रूफ करता हूँ। कैसे प्रूफ करता हूँ वो आपको ध्यान देना है ना। जैसे यहाँ पे कोई लिक्विड था, है ना, कि आपका कोई लिक्विड था और इसमें कोई पीस ऑफ कॉर्क था, ये फ्लोट कर रहा है। पीस ऑफ कॉर्क पार्शली सबमर्ज्ड होके फ्लोट कर रहा है ऐसे, है ना। कुछ पोर्शन इसका अंदर है, कुछ पोर्शन बाहर है, और ये फ्लोट कर रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में है ये। कि अभी ये क्या है बेसिकली आपका इक्विलिब्रियम में है। ये पीस ऑफ कॉर्क इस तरह से क्या कर रहा है बेसिकली आपका फ्लोट कर रहा है। तो अगर ये फ्लोट कर रहा है तो mg और बॉयंसी फोर्स तो बैलेंस हो रहे होंगे, तभी तो फ्लोट कर रहा है ये। तो आप देखो, अब ये इसका काम खत्म हो गया। इसको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, आपको ये नहीं सोचना है कि अभी बॉयंसी फोर्स कितना होगा। वो तो वेट को बैलेंस कर रहा है, तो उसका रिस्टोरिंग से कोई मतलब होता नहीं। तो ये अभी फ्लोट कर रहा है। अब आपने क्या किया, इस कॉर्क को स्लाइटली डिप्रेस कर दिया नीचे, ऊपर से हल्का सा पुश कर दिया। तो जब हम पुश करेंगे तो और ज्यादा ये अंदर चला जाएगा, कि इसका एडिशनल पोर्शन और लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड हो जाएगा। ऐसे इतना एडिशनल पोर्शन और सबमर्ज्ड हो गया, और ये जो सबमर्ज्ड एडिशनल पोर्शन हुआ है वो एक्स हो गया है। और जैसे हम पुश करके छोड़ेंगे इट विल ऑसिलेट। इस तरह से क्या करेगा बेसिकली आपको ऑसिलेट करेगा। तो इसी ऑसिलेशन के टाइम पीरियड का ये एक्सप्रेशन मुझे निकालना है। तो आप मुझे बताओ कि जब ये ऑसिलेट करेगा तो क्या रिस्टोरिंग फोर्स होगा इसमें। व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स? सर बॉयंसी। बॉयंसी कौन सी बॉयंसी? क्या ये वाली जो पहले लग रही थी बॉयंसी फोर्स, जो वेट को बैलेंस कर रही थी, वो वाली, या और कोई बॉयंसी फोर्स आ जाएगी? तो जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड इंक्रीज होगा, सो हाँ बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन बॉयंसी फोर्स विल प्रोवाइड द रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे हम डिप्रेस करेंगे तो बॉयंसी फोर्स बढ़ जाएगा ना, तो वो इंक्रीज वापस इसको रिस्टोर करेगा। तो सिंपल सा हम बोलेंगे इंक्रीज। सर इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंडीशन नहीं आएगा ना? नहीं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से तो बॉयंसी फोर्स इंडिपेंडेंट होता है भाई। ऊपर से लगता है तो नीचे से भी तो लगता है, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो हम बोलेंगे इंक्रीज इन buoyancy force will provide restoring force, will provide restoring। कि जो इंक्रीज इन buoyancy force होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा बेसिकली आपका रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। हाँ, तो ये आपने लिख दिया, मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब जो इंक्रीज इन रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो माइनस ऑफ इंक्रीज इन buoyancy फोर्स हो जाएगा। माइनस साइन हम रिस्टोरिंग की वजह से लगा रहे हैं, है ना। अब बॉयंसी फोर्स में कितना इंक्रीज होगा? अगर ये शेडेड पोर्शन और अंदर चला गया है तो बॉयंसी फोर्स होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो एल, और कितना पोर्शन अंदर चला गया है तो वो चला गया है ए इंटू एक्स। भाई ए इसका एरिया है ना, बेस का एरिया है, और एक्स से अगर अंदर चला गया तो इतना एडिशनल अंदर चला गया है, रो वी जी। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। तो यहाँ से भी प्रूव हो गया कि SHM होगा। आपने बोला ये ऑसिलेट नहीं करेगा, अब तक देखो ऑसिलेट कर रहा है ये, है ना। सिंपल हार्मोनिकली ऐसे बोला हुआ है, लेकिन यहाँ से प्रूफ हुआ है कि SHM होगा। इसके बाद का काम आसान है। जैसे आपने रिस्टोरिंग फोर्स निकाली है उसके बाद तो कोई मुश्किल है ही नहीं, एक माइनस साइन तो है ही। तो यहाँ से एक्सलेशन आ जाएगा। एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी रो एल ए जी बाई एम इंटू एक्स। तो ये पूरी चीज ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से टाइम पीरियड आ गया। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड एरिया इंटू जी। अब लेकिन मास नहीं दिया हुआ है ना इसने, मास की जगह पे इसने कॉर्क की डेंसिटी दी हुई है, बेस एरिया दिया हुआ है और एच दिया हुआ है, तो मास लिख लेंगे यहाँ पे। तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास की जगह पे आ जाएगा डेंसिटी ए इंटू एच बाई रो एल ए इंटू जी। तो ये ए कैंसिल हो गया और ये आपका आंसर आ गया जो बोल रहा था, ये रो एच बाई रो एल इंटू जी। ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा आपको जानना है कि किस तरह सर हम लोग को मतलब सर बस रिस्टोरिंग फोर्स में आना है ना, मतलब बस निकालना। बस 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 रिस्टोरिंग फोर्स निकालना है।
ओके सर। है ना, कि W का मतलब है कि आपको रिस्टोरिंग फोर्स निकालना है सिंपल सा, है ना, तो आपका आंसर होगा। फिर रिस्टोरिंग फोर्स से एक्सेशन आ गया, फिर ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड हम निकाल लेंगे। मतलब ये क्वेश्चन, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि हर सिचुएशन में आपको ये सोचना है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, मैग्नेटिज्म हो, ग्रेविटेशन हो, कहीं भी हो, कि अगर एसएचएम हो रहा है तो क्या चीज़ रिस्टोरिंग है। बुआयंसी है, प्रेशर डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या चीज़ रिस्टोरिंग फोर्स होगा। वो अगर आपने एक बार सोच लिया तो फिर तो प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। बेटा सर ये प्रोसीजर इसी ऑर्डर में जाएगा, लाइक पहले इसी ऑर्डर रिस्टोर में, इसी फाइंड ऑर्डर आउट में, करके फिर इसी ऑर्डर एक्सेलरेशन। में, इसी ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में, ओके सर। इसी ऑर्डर में। बेटा मैं बॉयंसी फोर्स में जो इंक्रीज होगा वो रिस्टोरिंग फोर्स होगा। मैंने बॉयंसी फोर्स नहीं बोला हुआ है। भी चीज अगर फ्लोट कर रही होगी तो बॉयंसी फोर्स और वेट तो पहले ही बैलेंस हो रहे होंगे। अब जब आप क्या करोगे कि पहले से बॉयंसी फोर्स और वेट बैलेंस हो रहे थे और ज्यादा सबमर्ज कर दिया, तो ज्यादा वॉल्यूम अंदर जाएगा तो बॉयंसी फोर्स बढ़ेगा ना, तो जो बढ़ेगा उसकी वजह से वापस आएगा। तो इंक्रीज इन बॉयंसी फोर्स विल प्रोवाइड द रिस्टोरिंग फोर्स, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये हम कर सकते हैं इस तरह से। बट उसमें तो हमेशा नेगेटिव साइन आता ही है रिस्टोरिंग में। रिस्टोरिंग में नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स होता है, मतलब एक्स के अपोजिट फोर्स होता है। फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगा, कि एक्स अगर आप डाउनवर्ड लोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड होगा, उस नेगेटिव साइन का मतलब ये है। तो रिस्टोरिंग फोर्स में हमेशा हम माइनस साइन ले लेंगे, क्या पड़ेगा इस तरह से। तो 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे जो कि हर साल बताना होता है मुझे, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसके ऊपर बेस्ड होते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव इसके ऊपर वो फ्रेम करते हैं क्वेश्चंस के, है ना, तो ये थोड़ा सा तो ये इसी फ्लो में जाएंगे आप। रिस्टोरिंग फोर्स लिखेंगे, एक्सलेशन लिखेंगे, ओमेगा आ जाएगा, फिर आपका टाइम पीरियड आ गया, है ना। और भी शॉर्टकट लोग कर लेते हैं लेकिन वो जरूरत नहीं है, आप इसी को करो, है ना। वो शॉर्टकट में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट नहीं करना चाहिए। तो ये आपने कर लिया, राइट। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पे। ये एक और क्वेश्चन है, सॉरी, अभी एक और क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल ग्रेविटेशन से रिलेटेड है ना, ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। देयर इज अ टनल अक्रॉस द अर्थ, है ना, कि अर्थ के क्रॉस एक टनल है ना, कि भाई अर्थ थी रेडियस आर और इसके क्रॉस मैंने यहाँ पे एक टनल बना दिया। इस टनल का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से r/2 है, रेडियस। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे इसमें। अब इसमें ये बोला गया है कि यहां से आपने कोई बॉल रिलीज कर दी तो क्या होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉल अंदर की तरफ जाएगी, ये इस एक्स इक्वल टू 0 पे पहुंचेगी, लेकिन यहाँ रुकेगी नहीं ना, फिर लेफ्टवर्ड जाएगी, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इससे फिर से पुल करने लगेगा तो फिर वापस आएगी। और इस टनल में ये बॉल क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। कि किसी भी बॉल को अगर अर्थ के क्रॉस टनल में हम रिलीज कर दें, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो वो टनल के मेन पोजीशन के अबाउट ये इस तरह से ऑसिलेट करेगी। तो आपको इसका आंसर तो हम बाद में करेंगे, इसका आपको टाइम पीरियड निकालना होगा कि जब ये इस तरह से ऑसिलेट करेगी तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, है ना, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड, है ना। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए भी ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बच्चों को इसका आंसर ही याद होता है कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो ये होता है 2π√r/g। r is the radius of the earth, g is the acceleration due to gravity, and इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आती है ये 84.6 मिनट होती है। कि बॉल को अगर हम यहाँ से रिलीज कर दें ना तो 84.6 मिनट के बाद वापस वहीं पे आ जाएगा, अगर टनल के क्रॉस कोई बॉल अगर ऑसिलेट कर रही है तो। अब ये निकालें कैसे, तो निकालने का स्टेप वही है कि सबसे पहले आप सोचो कि इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा होगा। ग्रेविटेशनल। हाँ, ग्रेविटेशनल क्या पूरा या उसका कंपोनेंट, उसका कंपोनेंट होगा। कंपोनेंट आ जाएगा, कंपोनेंट इसमें क्या आ जाएगा, कंपोनेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। इस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा विल बी द कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, है ना। कि आप इस तरह से, मैं एक और थोड़ा सा सर्कल बना दूं बड़ा सा, है ना,
ये आपका इस तरह से है ना, ये आपका कोई सर्किल है, इसके क्रॉस आपकी टनल है ना, इसके क्रॉस आपने एक टनल बना ली ऐसे, सॉरी टनल जो थी वो कॉर्ड के अलॉन्ग थी। वैसे फर्क नहीं पड़ता है, सेंटर में हो या कॉर्ड में हो, सब में टाइम पीरियड सेम आता है। अपने कॉर्ड, इसलिए मैंने इस कॉर्ड के अलॉन्ग ले लिया है ना, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से r/2 थी। r/2 का क्वेश्चन से अभी कोई मतलब नहीं है। अब इसमें आपने क्या किया, बॉल रिलीज कर दिया, तो आप बोलोगे किसी इंस्टेंट में ये बॉल यहाँ पे आ जाएगी, और इसकी मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है सपोज। तो आपको ये तो निकालना होता है रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा। तो आपको पता है कि अर्थ इसको अपनी सेंटर की तरफ पुल करेगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई कैपिटल R³ इंटू स्मॉल r। स्मॉल r ये डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से। सर आर स्क्वायर ना? नहीं r स्क्वायर नहीं होती, ये r होती है। इनसाइड द अर्थ की हम बात कर रहे हैं, अर्थ के अंदर। यस सर यस। अर्थ के अंदर अगर ये सेंटर से इसका डिस्टेंस स्मॉल r है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ये होती है, क्योंकि G इनसाइड का फॉर्मूला ये होता है ना कि अर्थ के अंदर जो होती है वो आपकी होती है Gm/r³ इंटू r। स्मॉल r। तो ये G इनसाइड होता है, मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स आ जाएगा, तो सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे ये फोर्स अपनी तरफ पुल करेगा इसे। लेकिन आपको पता है ये रिस्टोरिंग नहीं होगा ना, इसका कंपोनेंट होगा, क्योंकि ऑसिलेशंस तो इस टनल में हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में थोड़ी हो रहा है। तो हम बोलेंगे F का जो कंपोनेंट होगा इट विल प्रोवाइड द रिस्टोरिंग फोर्स, ये वाला कंपोनेंट। तो ये एंगल आप कुछ डिफाइन कर दो, थीटा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो कंपोनेंट आ जाएगा वो F cos थीटा हो जाएगा। तो हम बोलेंगे इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो F का कंपोनेंट आ जाएगा, है ना, कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो F का क्या आ जाएगा, कंपोनेंट आ जाएगा। सही बात है, माइनस F cos थीटा। ये आपका रिस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू द माइनस F cos थीटा, और यहाँ पे F की वैल्यू आप पुट कर दो, तो माइनस ऑफ G कैपिटल M इंटू स्मॉल m/r³ इंटू स्मॉलर cos थीटा हो जाएगा, है ना। तो इतना रिस्टोरिंग फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होगा, है ना, कि जब ये किसी x पे होगा यहाँ पे बॉल, तो इतना रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा। ये डिस्टेंस आपने बोला स्मॉलर है और ये डिस्टेंस आपकी x है और ये एंगल थीटा है। तो आप थोड़ा ध्यान दो, r और x में भी तो रिलेशन होगा भाई, x इक्वल टू r cos थीटा ही तो हो जाएगा। यस सर। तो x की वैल्यू r cos थीटा यहाँ पुट कर दो, तो r cos थीटा की जगह पे x आ गया, तो माइनस G कैपिटल M इंटू स्मॉल m/r³ इंटू आपका x आ गया। तो देखो यहाँ से प्रूफ हो गया ना SHM में, कि अब तक तो हम ऑसिलेशन जानते थे, ये बॉल को रिलीज करेंगे तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऑसिलेट तो करेगा, लेकिन ये SHM होगा या नहीं होगा ये अभी कंफर्म नहीं था। तो लेकिन अब कंफर्म हो गया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद आपका एक्सलेशन आ जाएगा, एक्सलेशन की वैल्यू रिस्टोरिंग फोर्स बाय मास हो जाएगा। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी को k लेके सॉल्व कर लेते हैं, बात वही है। रूट k/m भी तो टाइम पीरियड ही होता है, उसको k लेके भी कर लेते हैं, लेकिन मैं एक्सलेशन निकालता हूँ। तो Fr बाई मास हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया माइनस Gm/r³ इंटू x, ये चीज ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, टाइम पीरियड आ गया 2π√r³/gm, और Gm/r² क्या होता है, स्मॉल g होता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2π√r/g, है ना। तो सिंपल सा हम बोलेंगे कि जो सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है उसका जो कंपोनेंट होगा SHM की पाथ में विल प्रोवाइड द रिस्टोरिंग फोर्स। तो पुल ये होता है, उसका कंपोनेंट ये आ गया, SHM प्रूफ हो गया, ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड आ गया, है ना। और अब देखो कि इसमें ये r/2 से क्या आंसर को कोई फर्क पड़ रहा है, ये r/2 क्या कहीं पे यूज हुआ है? नो सर। कहीं भी यूज नहीं हुआ है, मतलब ये टनल कहीं भी हो आंसर सेम आएगा। ये टनल कहीं पे भी होती, मैं अगर टनल यहाँ भी बना देता है कैसे, तो उसमें भी टाइम पीरियड की वैल्यू सेम ही रहती है। सर इंडिपेंडेंट है ना, मतलब हाँ? r/2 से इंडिपेंडेंट है, मतलब r/2 से इंडिपेंडेंट है, तो r/2 की जगह पे कुछ भी आप ले लो, उससे तो कोई मतलब है ही नहीं। अगर आप सेंटर के क्रॉस भी टनल बना लेते तो उसका भी टाइम पीरियड इतना ही रहता है, ये मैंने बताया। आप ऐसा भी बना लो इसी एंगल पे, ऑल विल हैव द सेम टाइम पीरियड। एक बॉल को रिलीज करेंगे तो 84.6 मिनट में वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, 84.6 मिनट में वापस आ जाएगी,
84.6 मिनट में वापस आएगा। r/2 इसके फर्स्ट पार्ट के लिए दिया हुआ है, ये जो फर्स्ट पार्ट निकालना है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, उसके लिए r/2 दिया हुआ है ना, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, तो ये आप थोड़ा सा जानना कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये आपका गया इस तरह से। तो ये कि स्टेप्स में सब में वही यूज कर रहा हूँ जो मैंने आपको बताया है ना। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे वैसे वो भी सही है कि भाई ये चीज जो होती है ना इसको के ले लेते हैं वो, कि भाई एक्सटेंशन नहीं निकाल के उसने बोला ये के है, कांस्टेंट है कुछ, और टाइम पीरियड का सीधे ये फॉर्मूला यूज कर लिया 2π√m/k। बात एक ही है, फर्क क्या पड़ता है उससे, है ना, कि यहाँ पे के की जगह पे इसको यूज कर लेते हैं, m/k यूज करते हैं, तो वही चीज आ गई आपके इसमें, फर्क नहीं पड़ता उसको, है ना। वह टाइम पीरियड m/k ही तो होता है, k इज ए जनरल कांस्टेंट। k क्या होता है इसमें, कि बेसिकली आपका एक जनरल कांस्टेंट है ना। ये जो है अपर राइट कॉर्नर, ये तो देखो रिस्टोरिंग फोर्स आ गया तो एक्सलेशन फोर्स बाय मास हो जाएगा। फोर्स बाय मास आपने ले लिया तो मास तो कैंसिल हो गया स्मॉल m जो इसमें था, है ना। इसी रिस्टोरिंग फोर्स को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो ये जो चीज होती है ये ओमेगा स्क्वायर ही तो होती है x के साथ जो होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्सलेशन की जो होती है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर x होती है, तो ओमेगा आ गया, और ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड इक्वल टू 2π/ओमेगा ही तो होता है, तो 2π/ओमेगा से आ गया। और आपको पता है ये r3/gm है, लेकिन जो g होती है ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ वो g/m/r² होती है ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस gm/r² होती है, तो g से प्लेस कर सकते हैं इसे, एक r को छोड़ दिया है ना, और r/g पुट कर दिया तो ये आंसर आ जाएगा। और ये दोनों डाटा आपको पता होता है कि रेडियस 6400 किलोमीटर होती है, g 9.8 होता है, तो जब पुट करेंगे तो 84.6 मिनट्स आ जाएगा। तो इस तरह से ठीक है, ये आपका। तो इसका r/2 का मतलब इससे कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन से, है ना। r का बेटा r का कंपोनेंट इसलिए नहीं लिया क्योंकि r cos थीटा x के इक्वल है ना, जो r cos थीटा होगा ना वो x के इक्वल है, तो इसलिए मैंने r cos थीटा को x से रिप्लेस कर दिया है। जो r स्मॉलर cos थीटा है ना वो x है आपका। हाँ सही बात है। ओमेगा अगर नहीं पूछा जाता है तो f = kx हम यूज कर लेंगे फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ टाइम पीरियड। f = kx भी यूज कर सकते हैं इसमें, है ना, कर सकते हैं ऐसा, अगर ओमेगा नहीं पूछा हुआ तो कर सकते हैं इसमें, है ना। तो ये आपने कर लिया। चलो अब इसमें जैसे फर्स्ट पार्ट है जो ये स्पीड की बात कर रहा है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, हाँ, कि जो ये स्पीड की बात कर रहा है ये बोल रहा है कि आप बॉल को रिलीज करोगे, टाइम पीरियड तो आपने निकाल लिया कि इसका जो ओमेगा होगा वो आपका हो जाएगा √gm/r³। तो इसने बोला जैसे रेस्ट से छोड़ेंगे तो मेन पोजीशन पे इसकी स्पीड हो जाएगी, वो स्पीड पूछ रहा है। तो वैसे हम इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी निकाल सकते थे कि यहाँ पे पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम इक्वल होगा यहाँ पे, तो यहाँ की v आ जाएगी। लेकिन मैं एसएचएम से भी निकाल सकता हूँ कि भाई मेन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम ही तो होती है, कि मेन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और एसएचएम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा ए। तो ओमेगा तो आपने पहले निकाल लिया है कि ओमेगा की वैल्यू gm/r³ है। एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे तो एम्पलीट्यूड ये डिस्टेंस ही तो होगा, तो वो डिस्टेंस के लिए r/2 यूज हो जाएगा। भाई ये r/2 है, ये r है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इस केस में एम्पलीट्यूड जो होगा वो आपका √3/2r हो जाएगा, बस हो गया। ये मैक्स की वैल्यू आ गई कि जब हम रेस्ट से छोड़ेंगे तो यहाँ पे इसकी स्पीड इतनी हो जाएगी, ओमेगा × एम्पलीट्यूड। ये r है, ये r/2 है,
तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 से आ जाएगा। इसी को चाहो तो आप ऐसे लिख लो, अंडर रूट ऑफ है ना 3gm/4r, ये आप हाँ, तो वे एक्सेस से निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना? तो कई क्वेश्चन जो आप पहले सॉल्व करते थे ना स्प्रिंग वगैरह के, उसमें एसएचएम इन्वॉल्व करने से आसानी हो जाती है ना? ये आपने सॉल्व कर लिया, तो दोनों पार्ट आपने सॉल्व कर लिया कि भाई टाइम पीरियड जो होगा वो 2π√r/g हो जाएगा, और जब मीन पोजीशन में पहुंचेगा तो उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी ना। इसी को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते थे, √3/4gr है ना, स्मॉल जी के टर्म्स में बात देखिए क्या आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ना टाइम ज़्यादा लग गया, तो एक क्वेश्चन में बताया था आपको ऑब्जेक्टिव, एक क्लास क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, फिर आपके इस क्लास का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। बस एक ही क्वेश्चन और है जो कि आपको अटेम्प्ट करना है, उसको करेंगे तो इस क्लास का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। बेटा एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे कि भाई यहाँ से आपने छोड़ा तो रेस्ट से मीन पोजीशन तक की डिस्टेंस ही तो एम्पलीट्यूड होती है। ये डिस्टेंस इसने क्वेश्चन में r/2 दे रखी थी, ये रेडियस होता है, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √r² माइनस r²/4 है ना। तो इससे आपका ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा एम्पलीट्यूड की वैल्यू, तो √3 है ना r/2 आ जाएगा एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड आ गया तो मैक्सिमम स्पीड मेगा ई तो होती है, तो हम इससे निकाल सकते हैं। तो एक अल्टरनेट मेथड आ गया ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अलावा, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अलावा एक अल्टरनेट मेथड आ गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो आप बेस्ड ऑन द इलास्टिसिटी, वैसे आप उसको एकदम से कर लोगे, उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में। बाकी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा क्वेश्चंस जो मेरे पास बचे हुए हैं। ये कर चुके हैं हम, ये भी करेंगे, आ गया, ये भी कर चुके हैं हम। हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो फटाफट, 1 मिनट में सॉल्व कर लो जाके से। सुपरपोजिशन के ऊपर भी मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको, वैसे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही उसमें आते हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में पूछे नहीं जाते हैं। हाँ अथर्वा सारा करेक्ट आंसर है आपका, इसमें कुछ सोचना ही नहीं आपने, सही वही मैंने बोला है, तो 1 मिनट में कर लेंगे। राइट सही है आपका आंसर। रचिता सही है, प्राची और आंसर इज करेक्ट। बेटा सोम ये वाला आंसर सही नहीं है, आप टाइम पीरियड निकाल रहे हो, फ्रिक्वेंसी निकालो। आप देखो फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, वो गलती कई बार हम करते हैं। गौरी आप भी टाइम पीरियड निकाल रहे हो शायद, हाँ अब सही है आपका आंसर। सो हम नेत्रा सही है, मेनी स्टूडेंट्स हैज गिवन द करेक्ट आंसर। भाई ए ऑप्शन इसका सही होगा, इसमें इतना कुछ सोचना है ही नहीं, क्योंकि आपको अभी आपको पता है कि कोई अगर स्प्रिंग के साथ ब्लॉक अटैच्ड होता है, स्प्रिंग का अगर कांस्टेंट के है, मास एम है, तो इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड जो होता है, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं 2π√m/k। तो जो इलास्टिक स्प्रिंग होती है ना, इलास्टिक स्प्रिंग ही तो होती है। कि अगर यहाँ पे कोई इलास्टिक स्प्रिंग है ना, ऑफ दिस स्पेसिफिकेशंस, लेंथ है, क्रॉस सेक्शन ये है, वाई है, वाई अगर दिया है मतलब इलास्टिक तो होगी, तो जब हम इसको पुल करेंगे तो ये भी ऑसिलेट करेगा, क्या टाइम पीरियड होगा हम निकाल लेंगे इसका। तो सेम फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, क्योंकि किसी भी स्ट्रिंग का जो के होता है
है ना, इसका जो के होता है ना, उसकी वैल्यू वाई ए बाई एल होती है। ये मैंने बताया हुआ है आपको। ये स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वाई ए बाई एल होता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होगा, फ्रीक्वेंसीज का उल्टा हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम हो जाएगा। के की वैल्यू वाई ए बाई एल पुट कर दो तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये आ जाएगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ ये आपका वाई ए बाई एम एल आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी होगा करेक्ट, ये ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ गौतम आपने सही बोला है कि इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो वाई ए बाई एल होता है। तो इसमें कई बार कॉम्बिनेशन भी आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन आपके इलास्टिक में था कि एक वायर से एक स्प्रिंग लग गई है और अगर ये ऑसिलेट करेगा तो क्या होगा, तो एक का K1 ले लो, एक का K2 ले लो आप, और K इक्विवेलेंट की वैल्यू आप ले लोगे K1 K2 बाई K1 प्लस K2, है ना। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन भी हम यूज कर सकते हैं इस तरह से, है ना। तो जब न्यूमेरिकल आएगा तो हम कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो आपका ये ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। अगर आप टाइम पीरियड का आंसर दोगे तो ये आंसर सही हो जाएगा, लेकिन इसने बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस क्या होगा, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट, है ना। तो ये जस्ट आपने थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर से इसको रिलेट किया है ना, तो हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो डिफरेंट चैप्टर से आपने रिलेट किया। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। आज मैं शेयर करूंगा क्वेश्चंस जो आपको मॉड्यूल के सॉल्व करने हैं एंड वो डिस्कस होंगे आपके कल, टुमारो दैट विल बी डिस्कस्ड। तो टुडे आई विल शेयर द क्वेश्चंस, मेनली PYQs ही करने हैं, फर्स्ट 3 PYQs करने हैं आपने, फर्स्ट 3 PYQs, बाकी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, है ना। तो वो कल डिस्कस होंगे आपके, लगभग 75 क्वेश्चन हैं, तो उसको थोड़ा सा आप अटेंड कर लेना। तो पहले PYQs कर लेते हैं इसमें। बेटा वो तो स्प्रिंग, कोई भी इलास्टिक स्प्रिंग जो होती है वो स्प्रिंग ही होती है। इलास्टिक स्प्रिंग इज स्प्रिंग, है ना। इलास्टिक स्प्रिंग जो होती है वो स्प्रिंग होती है ना। हम कर सकते हैं। ओके दैट्स ऑल, बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय।